जिस मुल्क के दो टुकड़े हो जाएं और हमूदुर रहमान कमीशन की अभी तक कोई कॉपी आपको मुसद्दिका ना मिले तो जोड़ने का कोई सबूत आपके पास नहीं है, तोड़ने का। आपका सरकारी टीवी हो या आपके प्राइवेट चैनल्स हो, किसी की मंजूरी नजर अच्छी फैमिली भी है, जैसे निदा यासिर हैं, वो अपनी लाइफ जरा सर वो भी किसी की मंजूरी नजर होगी। कंजर ताड़े तो किते उत्ते जिवें बुले शाने क्या सी ना, कुत्ते तैथों उत्ते। वैसे तो तवाइफ भी बहुत कमा लेती है, तो तुसी की हो, तुसी की तवाइफा तो घट नहीं हो। एटलीस्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर को आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ हुआ। पंजाब सिर्फ हर साल 9,500 डॉक्टर निकालता है और हमारे पास खपत कितनी है? 1100 डॉक्टरों की पर ईयर। आप 8,500 रुपये बेकार डॉक्टर पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपने कभी ये देखा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों में से कोई ऐसा नहीं है, जिसके बच्चे चेले चांटों में से ऐसा नहीं है जिसकी दुबई लीक्स के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं निकली। सर नसीम विक्की साहब ने आप पे एक जुमला लगाया एक शो में, वो कह रहे थे कि आप जोशे खिताबत में कुछ भी बोल जाते हैं। तेनू पूछ के बोलना मत, समझ आई तू होंदा कौन है मैनू शटअप कॉल देने वाला? वो पाल लप अपने वास्ते कोई चंगा चैनल जिथे बैठे मठियाई बनाने वाले दे नाल, उत्थे कोई इज्जत नहीं बन रही तेरी। आई समझ मेरी गल दी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। जब बात हो खुल के ज़िंदगी जीने की, जब बात हो अपने गमों को छुपाने की और जब बात की जाएगी मल्टी टैलेंटेड पर्सन की, तो मेरे और आपके ज़हन में सिर्फ एक ही नाम आता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर उमर आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, बहुत मेहरबानी। दिस वाज अ लवली इंट्रोडक्शन। कुछ चीज़ों से मैं मुत्तफिक हूँ मगर एक चीज़ से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ और वो है अपने गमों को छुपाने की। सर गमों को छुपाना कैसा? गम तो वो चीज़ है जो ज़िंदगी का बेहतरीन दर्स देता है। मैंने आपको जब भी देखा है टेलीविजन पे या जब भी आपका प्रोग्राम देखा है, आपको मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने कभी आपको गमगीन नहीं देखा, शिकायतें करते हुए नहीं देखा, प्रॉब्लम्स अपनी बताते हुए नहीं देखा। आप हमेशा पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव लोगों में रहते हैं मेरे ख्याल में। नहीं सर मेरी जान, उसमें बात सब ये है कि पॉजिटिव आप हों या ना हो, लोग पॉजिटिव हों या ना हो, एक ऐसा हथियार है जो ज़िंदगी को बिल्कुल गुलजार बना देता है, वो है तशक्कुर, ग्रेटिट्यूड। सर ग्रेटिट्यूड अपने अंदर पैदा करना चाहिए, हम ये वस्फ अपने अंदर पैदा नहीं करते। बाहर दौड़। आई विल वेट फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन सो दैट वी कैन स्टार्ट द पॉडकास्ट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, आप पोइट भी हैं और अगर कहा जाए बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के सिनेमा के विकीपीडिया भी हैं तो ये कम ना होगा। तो डॉक्टर उमर आदिल आज इस मकाम पर है, इस मकाम पर ज़िंदगी ने कितनी मुश्किलात से लड़कर आप यहाँ तक पहुँचे? अच्छा सर, बेइंतहा आसानी से मैं पहुँचा हूँ इसलिए कि वो तमाम लोग जो मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाना चाहते हैं वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल देम। मैं आपको अहमद साहब एक बात बताऊँ, हमारा मुआशरा हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश में, एक ग्रूव में रहने की इजाज़त देता है। हम उससे ज़रा सा विगल करके कहीं और जाएँ तो ऐसी सी बातें सुनने को मिलती। मसलन मैं आपको बताऊँ, मैं एक डॉक्टर बना, मैं बहुत स्पेशलाइज किया, सुपर स्पेशलाइज किया, एक प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी हूँ। अब ये करते हुए जब मैं कोई और चीज़ कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बर्र-ए-सगीर के सिनेमा के बारे में उसके बारे में एक बात करता हूँ जो मैं बड़ी सोच समझ के और पढ़ लिखने के बाद करता हूँ, तो यकीन कीजिए जो मेरे कॉलीग्स हैं डॉक्टर्स ने ज़िंदगी में सिवाय अपनी उस चवल डॉक्टरी को और कुछ नहीं किया, उनकी बातें ऐसी होती हैं, लगता है उमर ने प्रैक्टिस छड़ दी है। नहीं और कदों भी छड़ दी हुई है, वो तो इंसान पता मरासियां नाल बंदा है। सर ये डायलेमा है हमारी सोसाइटी का। उनका दुख है, उनका हसद है, उनके अंदर भरा हुआ जहर है। सर बात यही है सर, मैं उनके जहर को, उनके जहर को, उनके दुख को, उनके रश को, हसद को सर जूती पे लिखता हूँ और जूती के भी उस तरफ जो नीचे की तरफ होती है। तो इसलिए सर मैं इस की परवाह नहीं करता। मुश्किलात लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में ऐसी बात करेंगे जो आपको कभी वहम गुमा में नहीं होगी, मगर सर दिस इज समथिंग दैट दे कुक अप अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने जीने को जवाब देने के लिए। जिस शख्स ने हासदीन के ऊपर गलबा पा लिया, यकीन कीजिए उसने हर नेगेटिविटी के ऊपर गलबा पा लिया। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए आप पॉजिटिव भी रहते हैं और अल्लाह ताला इसी तरह आपको अता करता रहे। और अहमद आजकल चूंकि मेरा पॉडकास्ट और मेरी वीलॉग्स वगैरह बहुत मशहूर हुए हैं, तो मैं जब कमेंट्स देखता हूँ तो हर 10 कमेंट के बाद एक सड़ा हुआ
कमेंट आता है और मैं सोचता हूँ कि ये शख्स किस कदर महरूम है जिसने इतना लंबा गालियों से भरपूर मेरे कपड़ों पे, मेरे फलां पे इतनी तफसील के साथ, तो खुदा की कसम वो भी मुझे नहीं देखते जो मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं। सर यहाँ पे टाइम बहुत है ना लोगों के पास, यहाँ पे सिर्फ तनकीद करने के लिए बहुत खुला टाइम है। सर जी, पीपल डोंट हैव अ लाइफ एंड पीपल ओनली हैव मिसगिविंग्स अबाउट देमसेल्व्स। एक आपको बात बताऊं, वो शख्स जो आपका सबसे बड़ा नाकिद होता है, दरअसल वो आप बनना चाहता है, और क्योंकि आप बन नहीं सकता इसलिए वो आपकी अपना सारा गुस्सा इस तरह निकालता है। डॉक्टर साहब के कुर्ते बड़े रंगीन हैं, डॉक्टर साहब ने फलानी बैंगल। मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था सर। बिल्कुल सर, बात सुनिए। अच्छा हाँ, इसके क्वेश्चन को अब ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको जब भी टेलीविजन पे देखा है, माशाल्लाह आप खुश शक्ल के साथ खुश लिबास भी होते हैं। अच्छा सर, तो आपकी जिंदगी भी इतनी रंगीन, इससे भी ज़्यादा सर टेलीविजन के कुछ तकाजे हैं। मैं आपको बताऊं, टेलीविजन के तकाजे ये हैं, चूंकि रंगीन टीवी है तो वी हैव टू वेयर समथिंग जो कि डिस्टिंक्टली अलहदा नजर आए। मैं अक्सर होस्टिंग करता हूं तो तमाम लोग जो कि मटियाले रंग पहने हुए, सलेटी, सफ़ेद, इस तरह के, तो द होस्ट हैज़ टू शाइन आउट, वरना होस्ट प्रोमिनेंट ना हो। एक बात। तो दूसरी बात है, रंग कितनी प्यारी चीज़ है सर। खुदा ताला ने रंग बना के फूलों को से रंग दिया, जो कायनात की एक इंतहाई बड़ी खूबसूरती है सर। हर तरफ रंग कुदरत ने बिखेर दिए, तो अगर हमने रंग नहीं पहनने तो हम पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है सर, मेरे रंगों के ऊपर बड़ी तनकीद होती है। मुझे तो तब पता चला जब मैंने टेलीविजन पर आना शुरू किया कि इवन कलर्स हैव अ जेंडर। ये मर्दाना रंग है, ये जनाना रंग है। ये हमारी सोसाइटी में है। अगर आप बाहर जाएं अपनी सोसाइटी से, पड़ोसी मुल्क में ही देख लें सर, वहाँ पर तो हर कोई कलर। हमारी सोसाइटी में भी नहीं है। ये फिर वही जलने वालों की बदरंगी और बेरंगी है सर। अगर आप पंजाब के रंग देखें तो पंजाब के जो खेतों खलियानों में मर्द औरतें दोनों हैं सर। कभी आप उनके रंग देखिए। आप सिंध में जाइए, हो ऐसे रंग हैं। आप बलूचिस्तान में जाइए, हर चीज़ के रंग अंदाज मुख्तलिफ हैं सर। ये कहाँ लिखा है कि ये रंग मर्द पहनेंगे, ये रंग औरतें पहनेंगी? हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, इसमें डिफरेंस हम कर नहीं सकते कि कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं। बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज मैं तो कहूँगा। नहीं सर, बेसिकली लैक ऑफ करेज है। अगर आपके अंदर जरूरत नहीं है एक तेज रंग पहनने की, तो जब कोई और तेज रंग पहनेगा तो आपको तो आग लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे कि मुझ में अभी तक जरूरत पैदा नहीं हो सकी ये रंग पहनने की, देखो इस आदमी ने पहन लिया है, और चूंकि अच्छा लग रहा है तो अब जब तक मैं इस पर घटिया कमेंट लिख के अपने माँ बाप की दी हुई तरबियत के ऊपर गाली नहीं लगवा दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं नाकदीन को हमेशा कहता हूँ, जो आप कमेंट लिखते हैं वो दरअसल बताता है कि आप किस घर की पैदावार है, परवरिश और तरबियत कैसी है, और आप खुद कितने बड़े लूजर और सकर हैं। सारी बात ये है। डॉक्टर साहब, जब हम अर्ली 90s पे हमारे थिएटर पे बहुत अरूज था, लोग जौक दर जौक फैमिलीज़ के साथ जाकर थिएटर को देखा करते थे और उसकी गुफ्तगू को एंजॉय किया करते थे। सबसे जो ज़्यादा एंजॉय करते थे वो थिएटर का रक्स होता था। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हमारी गुफ्तगू इतनी वल्गर होती गई और साथ जो रक्स था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बेइंतहा बड़ी वजूहात है इसके पीछे। लेट मी जस्ट मेंशन वन पर्टिकुलर रीजन सर। जब आप 90s में ग्रो कर रहे थे, दैट वाज द लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया था, जहाँ पे एडल्ट एंटरटेनमेंट थी, जहाँ जिंदा नाच गाना मुजरे की शक्ल में था। मेरी बात समझ रहे हैं? और मुजरे की तमहीद के बाद असल कारोबार भी हो सकता था। जब आपने वो बंद कर दिया बतदरीज, क्योंकि 90s के अंदर सब चीज़ बंद होनी शुरू हो गई, तो फिर आपका लाहौर का कमर्शियल थिएटर बिकेम द हीरा मंडी ऑफ लाहौर। क्योंकि वहाँ पे आप जब जाते थे कोठे में तो कम से कम 2-3 मुजरे सुनते थे, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करते थे। खातून आपके करीब आती थी, आप जिंदा उसको नाच गाना करते हुए देखते थे, और रक्स जिसने जिंदा देख लिया वो कभी फिर परछाई का कायल नहीं हो सकता। आप यकीन कीजिए, जब वो बंद करना शुरू कर दिया तो फिर आपके थिएटर ने उसको सब्स्टिट्यूट किया। और हमें हर हाल में किसी भी सोसाइटी को एक एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल। जब आपने वो बंद करना है तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आ जाना है। अब आप कहते हैं कि भाई बड़ी बेहुदा बातें होती हैं आपके यहाँ ड्रग्स पे, तो सर बेहुदा बातें इसलिए क्योंकि उसके खरीदार मौजूद हैं। पीपल वांट टू बी एंटरटेनमेंट समथिंग वेरी वल्गर, वेरी एब्सर्ड। तो ये तो मूवीज में भी आ सकता था, ड्रामाज में भी आ सकता था, थिएटर पर्टिकुलरली। सर आपके यहाँ मूवीज और थिएटर का एक फ़र्क है। मूवीज के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेंसर पॉलिसी होती है, और बात सर मैं जो कह रहा हूँ वो जिंदा नाच गाने की कर रहा हूँ। हजूरे वाला यहाँ पे एक रक्कासा आ जाए और सिर्फ आपके करीब आके यूं करके आंखों में आंखें डाल दें, आग लग जाएगी। समझ आई मेरी बात की? इसलिए कि जिंदा इंसान का, उसकी कुर्बत का, उसके एहसास का, उसके लम्स का
नशा ही और है। क्या फिल्म में कैसे आ सकता है? क्या ये वजह नहीं है कि जो हमारा थिएटर की ऑडियंस है वो ही चेंज हो चुकी है, वो वही कुछ देखना चाह रही है जो इस टाइम चल रहा है? मैंने सर आपको यही कहा कि आपके ख्याल में वो सारी ऑडियंस कहाँ गई जो मुजरा देखती थी? मुजरे बंद हो गए ना, सारे के सारे ब्रॉथल्स बंद हो गए। अभी भी उसकी ऑडियंस 90% है पाकिस्तान में सर जी, अभी अलाउ कर दें मेरे ख्याल में होगा, मगर तब ता वक्त है कि आप अलाउ नहीं करते तो जहर में थिएटर ही जाना ना। आपके ख्याल में ये तमासील थिएटर, ये महफिल थिएटर, ये अलफला थिएटर, इसमें रोजाना कोई सीट खाली होती है? और क्यों लोग यहाँ पे जाते हैं? इसलिए कि थिरकती हुई भड़कती हुई बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की खातून ने आके आप सामने 4 रक्स कर रहे हैं, बल्कि 4 मुख्तलिफ ख़वातीन ने कर रहे हैं। आप सर एक चीज़ को ज़रूर बंद कर देते हैं, उसकी ज़रूरत को, उसके ऑडियंस को, उसके ख़रीदारों को बंद नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई और सब्स्टिट्यूट कर जाता है। अब आप मेरी बात को ज़रा गौर से समझिए। अभी भी मैं कहता हूँ और हुकूमत वक्त से कहता हूँ, छोड़ दें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना यहाँ पे कोई चीज़ इस्लामी है, ना कोई चीज़ जमहूरी है, और पाकिस्तान को तो नाम ही आपने रख के गलाजत के ऊपर एक ढांपा दिया हुआ है। हजूर वाला आज भी चकले खोल दें, बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर देखा जाए तो हमारी जो गांव देहात वाली लाइफ है, देहात के लोग हैं, वो ज़्यादा थिएटर को पसंद करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान तो अपनी फैमिली के साथ कभी जाएगा भी नहीं थिएटर देखने। तो मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोगों का आना थिएटर में ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनको इल्म हो कि थिएटर बेसिकली है क्या। पूरी दुनिया में थिएटर का एक मकाम है सर। थिएटर जो करके आता है आर्टिस्ट, उसको हमेशा इज़्ज़त दी जाती है, मगर हमारे यहाँ जो थिएटर कर रहा होता है तो हम तो उसको पूछते ही नहीं हैं। हुजूर वाला बात यह है कि आपने कहा पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान फिर कहाँ जाता है? पढ़ा लिखा इंसान जाता है नेटफ्लिक्स के, पढ़ा लिखा इंसान जाता है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे। सर उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। सर आपने आर्ट्स काउंसिल्स बनाई हुई हैं हर शहर हर कस्बे के अंदर, आप यकीन कीजिए उनको बड़े बड़े हॉल दिए हुए हैं। मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँ आपको तो अलहमरा का एक है, उसके बाद एक अलहमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में है, और कहीं है और कहीं है। सर आज तक आपने कभी सुना कि वहाँ पे अच्छा ड्रामा पेश किया गया, या उन्होंने कमर्शियल तकाज़ों को पसे पुश रख के किसी उभरते हुए पढ़े लिखे लड़के को दिया कि लो हमने तुम्हें स्टेज प्रोवाइड कर दिया, पुट अप अ गुड थिएटर प्ले। सर जब ये सारे इदारे जो आपको बनाए इसलिए गए थे अपना काम नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि सर देखिए ऐसा भी बुरा हाल नहीं है। वी हैव अजोका हैज़ ऑलवेज डन वेरी गुड प्लेस, वेरी मीनिंगफुल प्लेस, और सर उसको देखने सिर्फ वही लोग जाते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो लोग जाते हैं जिन्होंने पैसा खर्च नहीं करना। सर अजोका का कोई शो मैंने आज तक 1 रुपया दे के भी नहीं देखा, हमेशा मुफ्ती होता है, और तभी लोग शायद देखते हैं वहाँ के। हालांकि अजोका अपनी जगह बहुत अच्छा है सर। इसी तरह ओलम्पोलो मीडिया है और वगैरह वगैरह। सर हमारे यहाँ एक नीश ऑडियंस है अच्छे थिएटर की, हमारे यहाँ एक नीश प्रोडक्शन टीम्स हैं जो बहुत मुख्तसर हैं, और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्ले हाउसेस को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात सर ये है, हम थिएटर को समझ ही नहीं सके एक मुल्क की हैसियत से सर, हम बल्कि किसी भी अपने मीडिया को समझ नहीं सके, उसके पोटेंशियल को नहीं समझ सके। आजकल सर मैं जहाँ जाता हूँ भंसाली साहब की हीरा मंडी का बहुत तस्करा है, हालांकि वो कहीं दैट इज नॉट द पॉइंट। किसी लेवल पे भी वो सर वो बिल्कुल उन्होंने ऐसे नहीं बनाई, उन्होंने एक खास एजेंडा के तहत बनाई और अपना एजेंडा कमाल पूरा किया। सर भंसाली साहब पागल नहीं है कि वो लाहौर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक फिल्म के नहीं बल्कि एक पूरी 8 पार्ट्स की नेटफ्लिक्स सीरीज बनाए जो एक क्रॉस द बॉर्डर देखी जा सके, जिस पर कोई मुश्किल ना हो। आपने एक पॉइंट से गौर कीजिएगा सर, फिल्म का और उस सीरीज का हीरो का नाम है ताजदार बलोच। ताजदार बलोच। आप मुझे बताइए 1940 के अंदर लाहौर में कितने रईसों की फैमिलीज थी जो कि बलोचिस्तान से आई थी या अपना नाम बलोच लिखती थी? आप मुझे बताइए उनके वालिद अशफाक बलोच और उनकी दादी एक बेइंतहा मॉडर्न कुदसिया बलोच। कोई ऐसी खातून को आप जानते हैं जो 1940 के लाहौर में मौजूद हो और इतने अवेयर हो? आपने कभी गौर किया कि बलोच क्यों रखा गया? सर उन्होंने ये बताया आज के बलोचों को कि भाई 1940 हो या बंटवारा होना हो या पाकिस्तान अलग होना हो, तब भी बलोच ही थे जो बगावत को और आज़ादी को चाहते थे। अभी वो तो आज भी। अब आइए समझ आपको सर, थोड़े मुंह पे चपेट मार के कस के चला गया। पंजाब दे दारुल खिलाफे दे अंदर सब तो लीडिंग जड़ी फैमिली है जिन्होंने मुंडा इन्ना हसीन है कि दादी खुद वारी सदके जाती है। भाई कोई मर्द इतना हसीन हो सकता है?
सारियां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਲੋਚ ਹੈ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੱਠੇ चीमे जट जंजुए ते बलोच आ गया लाहौर आई समझ मेरी बात की हजूर वाला जब मुझे गुस्सा चढ़ता उसका एजेंडा होता मेरे सर उसका एजेंडा और आपने कैसे उस एजेंडे को लप 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 हजम किया है विदाउट इवन फीलिंग द अंडरलाइनिंग थिंग्स आपने गौर किया था इस बात पे इससे पहले नहीं और दूसरी बात यह है उन्होंने कहा कि लाहौर के शरीफजादों को तो आज़ादी चाहिए नहीं थी लाहौर के अंदर सिर्फ बाज़ार हुस्न की कंजरियाँ थीं जिन्होंने वाकई आज़ादी के लिए अपनी जानें भी दी फंडिंग भी दी जुलूस भी निकाले और फिर गोलियों का सामना भी किया कभी गौर कीजिए कि इस एंगल पे तो किसी ने भी नहीं देखी होगी इस एंगल पे ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत सटल तरीके से भंसाली साहब जैसा बहुत अक्लमंद और कनिंग आदमी फिल्म बनाता है बिल्कुल सर उन्होंने अब तक जितनी फिल्में बनाई हैं पिछले 10 साल के अंदर सावरिया भी थी मतलब कुछ ऐसी मूवीज मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ मेरी बात सुनिए पिछले 10 साल में उन्होंने हिंदू हिस्ट्री को रीराइट कर दिया है उनकी एक फिल्म थी बड़ी मशहूर उसका नाम था पद्मावत के अंदर मुकाबला था अलाउद्दीन खिलजी का और एक हिंदू राजा का अलाउद्दीन खिलजी की जो उन्होंने हालत बनाई है आपने कभी देखा वो एक मजजूब जहनी मरीज एक ल्यूनेटिक लगता है उसके मुंह पे ऐसे निशान हैं हाँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें और उसकी आंखों में एक वहशत है उसके मुकाबले में और जो कपड़े पहनता है वो बिल्कुल एक जंगजू जंगी आदमी के लगते हैं और जंगली आदमी के लगते हैं मगर उसके मुकाबले में जो हिंदू साहब है ओए होए उसको तो यकीन कीजिए वो तो बिल्कुल वकी लग दी है शाहिद कपूर बिल्कुल सर शाहिद कपूर हैज़ बीन एडोन्ड विद द फाइनेस्ट ऑफ brocades and silks and jewelry and all that आपने कभी ये सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी को इस तरह पेश करके उन्होंने एक बहुत बड़े मुसलमान बादशाह को एक कैरिकेचर के तौर पे पेश किया और मजाल है कि आपने इसके ऊपर कोई एतराज़ किया इतना बुरा आदमी कि वो किसी और की बीवी को हासिल करने के लिए कई लोगों को मरवा देना चाहता है एक जंग करके और उसके बाद उसके खौफ से कि कहीं उसके मैले हाथ मेरे दामने इस्मत तक ना पहुंच जाएं पद्मावती जो है वो पूरा जौहर कर लेती हैं यानी कि इज्तिमाई खुदकुशी कर लेती हैं गाल लो ना हजूर वाला आप फिर किनको गालियां देते बाहर निकले अलाउद्दीन खिलजी को आपने ना पद्मावती की इस घटिया हरकत में बात की कि इतनी औरतों को लेके मर गई जरूरी था कि वो तुम्हें वाकई रेप कर लेता असल मसला ये भी है ना सर डॉक्टर साहब ये देखा जाए कि हमारे यहाँ हम ये जो वॉरफेयर है अब वो मिसाइलों वाली वॉर रही नहीं है अब जो वॉर आ गई है वो थ्रू सोशल मीडिया आ गई है हजूर वाला ये देखिए उनके कुछ ऐसे आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं जो हकीकत होती भी नहीं है 100%। हजूर वाला ये बात आप मुझे ना बताइए जी मेहरबानी से सर आप देखें ना सर 70% अगर देखा जाए ना तो हमारे मुल्क को जोड़ के भी इन्होंने रखा हुआ है मगर जिस तर्ज पे अब जा रही है चीज़ें अब ये अल्लाह खैर करे इस मुल्क के लिए कौन सा जोड़ के रखा हुआ इन सेंस के कमाल बात की आपने सर आपसे कुछ अर्सा पहले आप 90s में बड़े हुए सर मैं 70s में बड़ा हुआ सर 70s जो ही शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा आधा मुल्क टूट के अलग हो गया है वो यकीनन मैंने किया ना इन लोगों ने नहीं किया ना इनका कोई कसूर है बढ़ जाओ खुदा दा वास्ता ताड़ी हिस्ट्री ठीक नहीं बिल्कुल सही है ये सब को जोड़ के रखा हुआ है जोड़ के ना सेंस में कहने का मकसद ये था कि मैंने सर अब इसको आप इसको मजीद ना वाज़ेह करें मैंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया जिस मुल्क के 2 टुकड़े हो जाएं और हमीदुर रहमान कमीशन की अभी तक कोई कॉपी आपको मुसद्दिका ना मिले तो जोड़ने का कोई सबूत आपके पास नहीं है तोड़ने का वाज़ेह सबूत है सर अगर ये लोग 71 में हथियार ना डालते तो बहुत सारे मुसलमान मारे जाते इंडिया बहुत बैकअप कर रहा था उन्हें बड़ी अच्छी बात है सर और इस हद तक बात पहुंची क्यों कि हथियार डालने पड़े वो भी है कमाल बात है सर 100% आप बिल्कुल ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कल उस आदमी को कत्ल कर दिया अगर आप उसको गोली ना मारते तो शायद वो मुझे गोली मार देता हजूर वाला उसको एक जुनूनी कातिल किसने बनाया और फिर उस कातिल को कत्ल करने के सिलसिले में मुझे कातिल किसने बनाया खुदा का वास्ता है इट्स मच बियॉन्ड दिस लाइटर मोड पे जाते हैं लाइटर मोड में आप जरूर जाएं लेकिन थोड़े से आप घबराहट अपनी दूर करें एक तो 90 में पैदा होने वाले जब अपने से 20-30 साल पहले की तारीख को नहीं जानते तो हमें बड़ा दुख होता है जी बिल्कुल नहीं पता इसलिए होता है कि बच्चे हमारे सामने बन जाते हैं उन तेनू या मैनू देखो देखो उम्र से फर्क लगता है कैमरा मैनू कुछ बल्कि आप मुझसे जाके लगते हैं फरमाइए अच्छा मुझे ये बताइए सर कि हमारी जो मॉर्निंग शोज़ आपने ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर ख़वातीन मॉर्निंग शो होस्ट है जबकि CNN और BBC में देखा जाए तो ये रेशो 50-50% है तो हमारी ऑडियंस में सिर्फ औरतें ही हैं मर्द नहीं है एंटरटेनमेंट उनको नहीं चाहिए देखिए आपकी बात बहुत दुरुस्त है
पहली बात मैं ये कहूँगा, मॉर्निंग शो में हमेशा किसी की मंजूर नज़र बैठती है, सीधी सी बात है। कोई चैनल हो, आपका सरकारी टीवी हो या आपके प्राइवेट चैनल्स हो, किसी की मंजूर नज़र अच्छी फैमिली भी है, जैसे निदा यासिर हैं, वो अपनी लाइफ ज़रा सर वो भी किसी की मंजूर नज़र होंगी। अब मुझे पता नहीं, पता करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, अर्ज ये करना है। सर बात मुझे मॉर्निंग शो में औरत के बैठने पे एतराज़ नहीं, मुझे भी एतराज़ नहीं, उस टॉपिक्स पे एतराज़ है जो वो डिस्कस करती हैं। सबसे ज़्यादा जो जादू पे और जिन्नात पे हो रहा होता है ना, वो घर बैठी खवातीन को प्रॉपर आइडिया दे रही होती हैं कि इस तरह होता है सब। उसके अलावा सर वो उनको सारा दिन ये बताती हैं कि बोटॉक्स क्या है, फिलर्स क्या हैं, अपने आप को तुम कैसे जवान कर सकती हो, फलानी कितनी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जन है, उनके पास जाओ, और ये हकीम साहिबा आई हुई हैं, ये हकीम साहिबा जो तबीबा हैं तो बताएंगी कि हसीन रहने और सडोल रहने के क्या नुस्खे हैं, ये हर्बलिस्ट आए हुए हैं, ये हर्बलिस्ट मतलब अपना मुंह वेख, जे तेनू नहीं पता है कि हसीन के में रहना, जवान के में रहना है, तो खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करता। बात सर ये है कि हमने औरत को किन चीज़ों में घुमा दिया हुआ है। सिंपल ब्यूटी है सर, ब्यूटी नहीं सर, सिर्फ सुपरफिशियल कॉस्मेटिक्स। ब्यूटी एक अलग चीज़ का नाम है सर। हुस्न तो ऐसी चीज़ है कि मेरे परवरदिगार को पसंद है। वो कॉस्मेटिक्स लगा के या फलानी जड़ी बूटी की पेस्ट मल के नहीं, या पता चला कि जो खातून आई हुई हैं वो तबीबा साहिबा, थोड़ी देर बाद वो आपको वजीफे भी बताने शुरू कर देती। बिल्कुल ऐसे ही हजूर वाला। बात यह है कि औरत तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं करेगी ता वक्त कि ये मॉर्निंग शोज़ और इनके टॉपिक्स चेंज नहीं होते। हमें जब कहा जाता है कि डॉक्टर साहब आप तनकीद करते हैं तो चैनल वाले कहते हैं डॉक्टर साहब देखें ना, तनकीद ना करें तो हमारा तो माशरा बहुत बिगड़ जाएगा। सर जी, अगर आप जैसे लोग, चंद लोग इस तरह तनकीद ना करेंगे तो हम तो वो कुछ देखने को। तनकीद यहाँ पे मैटर नहीं करती, इसलिए कि फ़ायदे बहुत मैटर करते हैं। आपको मैं अर्ज़ करूँ छोटी सी बात यह है कि जब आप एक मॉर्निंग शो करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि इसे कोई मर्द नहीं देखेगा, इसे सिर्फ औरतें देखेंगी, और वो देखेंगी औरतें जो घर बैठे हैं। हालांकि मॉर्निंग शो रात को भी रिपीट होते हैं और सहरी के वक्त रिपीट होते हैं, उसकी क्लिप्स चल रहे होते हैं। अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात सर ये है, खुदा का वास्ता है, क्यों खवातीन को सिर्फ इन बचगाना चीज़ों में इंटरेस्टेड आप समझते हैं? क्यों नहीं घर बैठी हुई एक लड़की ये सोचती कि मैं किस तरह इस पूरी बोर्डम से आगे बढ़ सकती हूँ? क्यों करियर काउंसलिंग नहीं होती? सर जब मैं मॉर्निंग शो में जाता हूँ, खुदा की कसम मुझे खुद शर्म आती है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और ये क्या सर, अव्वल तो बहुत सारी खवातीन जो मॉर्निंग शो करती हैं वो सोई होती हैं, इसलिए कितने मेहमान होते हैं रोज़ाना के, बिल्कुल सर बोलते जाते हैं, और वो सो के हाईएस्ट पेड जो हमारी खवातीन है इस वक्त मीडिया में, हाईएस्ट पेड निदा यासिर आई तक नहीं सर, मैं निदा यासिर का नाम नहीं ले रहा, वो तमाम मॉर्निंग शो होस्ट हैं सर। जिन चैनल्स ने कभी 1 रुपया किसी को नहीं दिया, वो मॉर्निंग शो होस्ट को कम से कम 20 लाख रुपया देता है सर। आपसे कुछ मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जो ख़वातीन को मेडिसिन की तालीम देती है, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ फैकल्टी के मेंबर्स बैठे हुए थे। उससे एक दिन पहले मैं एक पब्लिक टेलीविज़न के एक मीटिंग से आया था जहाँ पे ये रोना पड़ा हुआ था कि जो हमारी मदर हैं, यानी कि उस चैनल की जो माँ है जो मॉर्निंग शो करती है, उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाएं। तो मैंने ऐसे पूछा कि आजकल क्यों नहीं देंगे? कहते जी 25 लाख देने हैं। अच्छा, तो मैंने कहा उनकी कहती 35 लाख रुपया दो। नाउ दिस इज़ 35 lakhs for a woman who works 2 hours a day, 5 days a week, 40 hours a month. आगे समझ आपको मेरी बात की? तो सर मैं ये बात पूरी के साथ सुन के आ रहा था, और हमारे यहाँ जो फैकल्टी थी जहाँ पे सब ग्रेड 20 के लोग बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि वीसी को कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपया मिलता है। हाय वीसी साहब को 5 लाख रुपया मिलता है, हाय वीसी साहब को 5 लाख। मैं लानत थोड़ी सोच, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। प्रायोरिटीज डिफरेंट की बात नहीं है सर। ये वीसी वो होता है बेचारा जो सारी जिंदगी रगड़ रगड़ के अपने आप को और लोगों को खुश कर करके और पता नहीं कौन सी कोशिशें करके वहां तक पहुंचता है। 30 साल लगते हैं सर जी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੰਗੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 35 ਲੱਖ रुपया महीना मिलता है। अब ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, पैसा कोई चीज़ नहीं होती, इज्जत। और इज्जत ਅੱਜ ਆਏ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਐਮਐਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ।
कहने का मकसद ये है, खुदा के लिए इस मुल्क के लोगों को अपना कॉन्सेप्ट ठीक करना है। बिल्कुल वही बात है। उसकी आड़ में डॉक्टर साहब पैसे तो तवाइफ भी बहुत कमा लेती है, तो तुसी की हो, तुसी भी तवाइफा तो काट नहीं हो। सर जी प्राइवेट प्रैक्टिस जब होती है, पता है क्यों होता है? आधा घंटा यहीं करके मरीज, सुन लीजिए, मरीज आपके दिमाग की दही नहीं पतली लस्सी बनाता है और फिर तुम 5000 की बेल देकर निकल जाता है। और ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब फीस कितनी होता है, डॉक्टर साहब जुर्माना कितना बढ़ जाओ। तुम समझ आइए मेरी गल दी? डॉक्टर साहब जुर्माने ले के दे के इतने पहुंचे हो। किसी भी तबके को बुरा ना समझें। मेरा कहने का मकसद ये है, हर तबके की अपनी इज्जत है, उसका अपना अर्निंग पोटेंशियल है। व्हेन यू लुक डाउन अपॉन समथिंग, फिर वो आपको पलट के बताएगा कि हम आपको क्या समझते हैं। आई समझ आपको मेरी बात की? डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो डॉक्टर एक ऐसा शुबा है जो हमारे पाकिस्तान में खुसूसन बहुत इज्जत दी जाती है। इसको कहाँ पे दी जाती है? डॉक्टर बनना कहाँ पे माशरे में लोग बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। कहाँ देते हैं सर? कहाँ देते हैं? मैं आपको डॉक्टर को दिखा के आधा 90% डॉक्टर सर कुछ अच्छे डॉक्टर्स आप जैसे लोगों को निकाल के, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको निकाल के सर वो माफिया बन चुके हैं। आपको इतने गरीब मिडिल क्लास आदमी को इतने टेस्ट लिख कर देंगे और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो कंपनी उनको पैसे दे रही है या उनको एयर कंडीशनर दे रही है या उनके घर बना के दे रही है। हालांकि उस बड़ी आसानी की बात मैं आपको बताऊं सर, इस पूरे शहर, इस पूरे मुल्क में, इस पूरे सूबे में कितने ही प्राइवेट के अलावा पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। वहां पे जाइए, 1 रुपए की पर्ची है, 1 रुपए की पर्ची के ऊपर कई जगह दवाई भी मिलती है। ये कम से कम दवाई वो लिखी हुई मिलती है जो कि उस हॉस्पिटल में मौजूद होती है। आपको अगर पता है कि डॉक्टर्स एक माफिया की तरह, एक रैकेट की तरह अपनी कमीशन के लिए दवाइयां और टेस्ट लिखते हैं, उनके पास ना जाइए। मेरे अपने साथ डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे वालिद को ट्रीट किया और एक वॉइल्स थी बहुत कॉस्टली थी, तो उन्होंने कहा बस ये आप लगवा लें, उसके बाद देखिए क्या बिल्कुल ठीक हुए थे। तो इन शॉर्ट बाद में उनकी डेथ हो गई। मगर जिस तरह वो पूरा माफिया ने वर्क किया ना हमारे ऊपर सर, वो टाइम 6 मंथ मेरी लाइफ के बहुत मुश्किल थे। इसमें अहमद एक बात कहूँगा, वो दावतनामा है आपके पास जो आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भेजा कि आइए हमसे इलाज करवाइए? सर वो मोहब्बत थी बाप की मोहब्बत में तो कुछ बाप की मोहब्बत में आपने एक स्टेटस सिंबल वाले अस्पताल को चूज कर लिया। नहीं सर, स्टेटस सिंबल नहीं था। अच्छा। वहां पे था कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो हमारे वालिद को ठीक, वो कोई हकीम भी हो सकता था। नहीं, वो किसने आपको बताया को बेस्ट ऑफ बेस्ट? मतलब सर आप क्या रिव्यूज के हिसाब से तो यही है, परसेप्शन ही था ना। ये परसेप्शन है सर, वो कॉमन परसेप्शन अब सब में है। चीजों को मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल परसेप्शंस इन दिस कंट्री आर मिस परसेप्शंस। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको चाहिए था कि डॉक्टर के अतबार को देख लेते, फौरन पता चलता है कौन कितना लालची है, कौन अपना फायदा देख रहा है। 5 मिनट में पता चल जाता है। तो क्यों नहीं अपने आप डॉक्टर को चेंज किया या हॉस्पिटल को चेंज किया? मेरी एक बात समझिए, थोड़ी सी बात समझिए मेरी। कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ के अजीबोगरीब मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं हैं? सर मैं एक कपड़ा लेने जाता हूँ ना, शलवार कमीज़ का, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई अच्छा कपड़ा कहाँ मिल जाएगा और ये बंदा जो मुझे बेच रहा है ये ओवर प्राइस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सर जहाँ पे अपने बाप की ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी का सवाल हो, यू कैन ऑलवेज गो टू 2-3 डिफरेंट डॉक्टर्स जिस पे दिल आए। सर दिल हमेशा गवाही देता है कि हाँ ये मसीहा है, ये मर्चेंट नहीं है। ये मैं कहता। बिल्कुल ठीक हो गया। एक आजकल बड़ा इशू हाईलाइट हुआ है किर्गिस्तान में, जो डॉक्टर्स हमारे बच्चे जो बहुत उनके साथ ज़्यादती भी हुई है, उनको हॉस्टल्स में घुस के मारा गया है। तो अगर हमारे पाकिस्तान में कुछ मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा है, मगर ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्डेबल ही नहीं है। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, कोई इतने रईस होते तो यहाँ पर पढ़ लेते, मगर अगर हम उनको यहाँ पर बुनियादी सहूलियात दे देते तो क्या हम उनको इस परेशानी से बचा सकते थे? हजूर वाला इस वक्त लाहौर में 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा 4 पब्लिक मेडिकल कॉलेज हैं, 18 मेडिकल कॉलेज एक शहर में। खुदा का वास्ता है, कितने डॉक्टर बनाने हैं और उनकी खपत कितनी है? आप बाहर किन बच्चों को भेजते हैं? जिन बच्चों के नंबर इतने कम आते हैं कि पाकिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला नहीं मिलता। आई समझ आपको मेरी बात की? और आपके ख्याल में बाहर भेजना कोई आसान है? और क्या वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं? सर किर्गिस्तान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बिश्केक को आप जानते नहीं, उसका कैपिटल है जहाँ पे वाक़या हुआ है। सर एक कमरे की एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो सिर्फ एक डिग्री देती है आपको 5 साल जलील करके हर सेमेस्टर के पैसे लेकर, और जो पाकिस्तान में मानी नहीं जाती। मैं आपने कहा बहुत दर्दमंद लोग हैं वहाँ पे किर्गिस्तान में, वो आपके गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास वालों को, बच्चों को वहाँ पे मेडिकल की तालीम देते हैं, इतने अच्छे
हैं ना, तो फिर मेरी छोटी सी बात सुनिए, 5 साल उनसे फीसें लेके पढ़ा के जब उनको मेडिकल डॉक्टर बना देते हैं तो अपने यहाँ नौकरी क्यों नहीं देते, अपने मरीजों को क्यों नहीं देखते? सर वो तो पराए हैं, हमारे मुल्क ने उनके साथ क्या किया है? हमारे वो बच्चे बेचारे रो रहे हैं सर, बच्चे एटलीस्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर को आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ हुआ। अब आपने बिल्कुल एक दूसरा रुख शुरू कर दिया है कि बच्चे कहीं ट्रबल में हैं और आपका सफारत खाना कुछ नहीं कर रहा। सर खुदा की कसम, ये पहली दफा किया है पाकिस्तान के सफारत खानों ने, इनका तो वतीरा ही है, आप किस बात पे रो रहे हैं? असल बात जो मैं कह रहा हूँ, इन वालिदैन को भी समझाइए कि जिस बच्चे के 55% नंबर आए हैं और पाकिस्तान के किसी मेडिकल, डेंटल, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी कॉलेज में उसको दाखिला नहीं मिल रहा है, उसको डॉक्टर ना बनाएं, ये ज्यादती है। वो डॉक्टर बनने का अहल नहीं है, वो कसाब बन जाएगा। आई समझ आपको मेरी बात की? तालीम का डिपेंड करता है सर आईक्यू लेवल, और जो इंसान की मेहनत है ना वो डिफरेंट होती है सर। अगर वो कुछ बच्चे ऐसे शाइन कर जाते हैं जो 55% लेके बहुत ज़्यादा शाइन, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन सर ये कहाँ लिखा है कि अगर उन्हें शाइन करना है तो सिर्फ मेडिसिन के फील्ड में? सर इस वक्त पंजाब सिर्फ हर साल 9,500 डॉक्टर निकाल रहा है और हमारे पास खपत कितनी है? 1100 डॉक्टरों की पर ईयर। आप 8-8,500 रुपए बेकार डॉक्टर पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये जो बाहर से आएंगे, आपको पता है कि बिश्केक में कितने पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट थे? तकरीबन 12,000। इसके अलावा 27,000 हैं चाइना में, उसके अलावा 10,000 हैं जॉर्जिया में, उसके अलावा 10,000 हैं साउथ अमेरिका में। भाईजान खुदा का वास्ता है, डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं और उनकी सलाहियतें उजालना चाहते हैं, या उनको एक रोजगार कमाने का मौका भी देना चाहते हैं? आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके मुकाबले में आपके पास जॉब्स इतनी कम है कि अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो फॉर वन डॉक्टर हु बिकम्स अ डॉक्टर प्रॉपर्ली, देयर आर परहैप्स 0.0001 चांस ऑफ एक्चुअली गेटिंग अ प्रॉपर जॉब। आई समझ आपको इस बात की? खुदा का वास्ता है, ये है सारी बातें प्लानिंग की। प्लानिंग करती हैं वो हुकूमतें जिनको पता होता है कि अगले 5 साल और अगले 50 साल में क्या होना है। आपने कभी ऐसी, हमारे तो प्लान सिटी नहीं है, तो हम जिंदगी क्या प्लान? सर आपके प्लानर्स बहुत बड़े, आपके हुक्मरान हैं, वो ये प्लान करते हैं कि मैंने कैसे रहना है, नहीं ऐस वारिस में किन्ने खरब कमा के बाहर पहुंचाने हैं। आई समझ आपको? आपने कभी सोचा कि आप बिश्केक की बात कर रहे हैं और उसको रो रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ दाखिला मिलता है? आपने कभी ये देखा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों में से कोई ऐसा नहीं है, जिसके बच्चे चेले चांटों में से ऐसा नहीं है जिसकी दुबई लीक्स के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं निकली? सर वी हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड प्रॉपर्टीज वर्थ 327 खरब रुपीस। बिल्कुल ऐसे 327 ट्रिलियन रुपीस। करप्शन को सर हम अब वो मेरे ख्याल में हम ना डाइजेस्ट कर चुके हैं, अब वो इतना बड़ा मुअम्मा नहीं रहा। तो फिर ये भी डाइजेस्ट कर लें कि बच्चे जलील होंगे, जूतियां खाएंगे, आपकी बच्चियां वहां पे रेप होंगी, ये भी डाइजेस्ट कर लें। आपका हाजमा तो बहुत अच्छा है, आपको तो चूरन की भी जरूरत नहीं है, हर चीज खा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक मिशन गया है चांद पे सर, आपने बहुत उसको देखा होगा, तो उसमें सारी एफर्ट चाइना की थी, उसमें सिर्फ मेरे ख्याल में झंडा हम लोगों ने लगवाया है। हजूर वाला देखिए मेरी बात सुनिए, उसका फिर क्या इम्पैक्ट? ऐसे मुल्क में जहाँ गंदुम नहीं है खाने को, रोटी गंदुम को बहुत है, गंदुम बहुत है। ऐसा मुल्क जहां पे चोरी की गंदुम आपने 186 अरब रुपए का टीका लगा के यूक्रेन से मंगवा ली है, वहां पे जो बम्पर क्रॉप पाकिस्तान की है उसकी कोई खपत नहीं है। खुदा का वास्ता, आपने चाइना में भेज दिया आपने, ये सब कर दिया, क्या खुल गया? जिम्मेदार तो रूल गया है सर, रूल गया, तबाह हो गया। और आपकी जो चीफ मिनिस्टर साहब, अभी कल मैं उनको सुना था, वो उंगलियों की टेढ़ी उंगली यूं करके कहती हैं, वो कह रही कोई बहरान नहीं है, कोई बहरान नहीं है। और बीबी तो निकलते सही जाती उम्रे तो तेनों में लेके चलना, तेनों दसा के हाल की है ऐसे वीट ग्रोअर का जिसने अगली दफा आपको चावल लगाने हैं। समझ आई मेरी बात की? तेनों कॉस्ट्यूम परेड तो कोई फुर्सत ही नहीं है, तेनों फैंसी ड्रेस शो तो फुर्सत ही नहीं है। और पता चलेगा कि वो क्या, मैं आपको कहूँ, अब छोड़ दीजिए सर, मेरे मुंह में बड़ा कुछ आता है, मगर सर पत्थर की दीवार के आगे सर मारने वाली बात है। उसने कहा मैंने गंदम इसलिए नहीं खरीदी कि मैंने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। बीबी जो रास्ता तूने बंद किया है ना, अल्लाह करे इस मुल्क में खुराक पैदा करने वालों की रोजी रोटी का रास्ता बंद। बिल्कुल ऐसी खुदा ताला करे, मैं झोली उठा के दुआ करता हूँ अल्लाह तेरा रास्ता बंद करे, फिर तेन समझ आवे। ओदे अब्बे नूं पता है, अब्बा रोज कहदा है, पिटदा है
उसको पता है कि हमारा जितना भी वोट बैंक है वो रूरल पंजाब से है। बिल्कुल कौन जाकर पूछो ना रूरल पंजाब में, मगर सर फिर आप ये कहेंगे कि हमें तो वोट चाहिए नहीं, फॉर्म 47 चाहिए। बिल्कुल फॉर्म 47 बन जाए तो 45 की क्या जरूरत? हमेशा बनेगा फॉर्म 47। इट इज बनता आया है, हमेशा बनेगा, आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं हमेशा बनेगा। 47 ना हो सर, 47 ना हो। मगर इस हुकूमत ने तो क़यामत कर दी है, ये चैंपियन है 47 की, मैं आपको ये बताऊँ। कल रऊफ हसन साहब हैं, आपने देखा होगा, उन पे एक कातलाना हमला टाइप हुआ है। कातलाना हमला नहीं हुआ, सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज दिया गया है और ख्वाजा सराओं के ज़रिए दिया गया है। सर मैंने कल तस्वीरें देखी कि जो ख्वाजा सरा वहाँ थे सर, वो आप यकीन कीजिए जो ख्वाजा सरा है उन्होंने कहा खुदा दवास्ता जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। ये अजीब मखलूक है। और उन्होंने ये फिर कहा है एक ख्वाजा सरा ने कि ए साडी खलाई मखलूक है। समझ आ गई आप? हाँ जी। सर नसीम विक्की साहब ने आप पे एक जुमला लगाया है एक शो में, वो कह रहे थे कि आप जोशे खिताबत में कुछ भी बोल जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं क्यों कुछ कहूँगा सर, नसीम विक्की साहब मेरे लिए कतई कोई अहमियत नहीं रखते और उनके फरमूदात जो हैं वो यकीन कीजिए आई डोंट केयर अबाउट देम। सर जी एक बंदा जो लोगों को हंसाने का काम सारी ज़िंदगी करता रहा है वो मुझ पर राज नहीं करेगा। एक तो बड़ी मेहरबानी है कि उनके पास अब लोगों को हंसाने की कुछ नहीं रह गया, सिर्फ बताने के लिए डॉक्टर उमर आदिल का जोशे खिताबत रह गया है। तो सर फिर मैं उन पर तरसी खा सकता हूँ। और फिर जिन साहब के साथ वो बैठे हुए हैं कुछ वही शर्म कर लेते कि ये क्या बात हो रही है, मगर वो एग्जैजरेट की गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा बोला गया है उसके आपके बारे में। सर कितनी अच्छी बात है कि सर वो मेरे खिलाफ बोल के ही अपना इंटरव्यू कर रहे हैं। सर मैं तो उनके बारे में एक लफ्ज़ करके इस इंटरव्यू का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, उन्होंने और कोई काम ही नहीं करना इससे सिवाय डॉक्टर उमर आदिल के। और मैंने एक जगह ये भी सुना कि वो कैप्शन लगा हुआ था कि मैंने डॉक्टर उमर आदिल को शट अप कॉल दे दी। ओ भाई तेनू पुछ के बोलना वा, समझ आई तू होंदा कौन है मैनू शटअप कॉल देने वाला? ओ पाल लब अपने वास्ते कोई चंगा चैनल जिथे बैठे हैं मठियाई बनाने वालियां दे नाल, उत्थे कोई इज्जत नहीं बन रही तेरी। आई समझ मेरी गल दी? शटअप कॉल दे दी। सर एक हमारे यहाँ सर जी कुछ लोग ना अपनी इज्जत बनी बनाई खुद रोलते हैं, समझ आई आपको मेरी बात की? अब मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, समझ जी सर। अच्छा सर ये बताएं कि हमारी एक्ट्रेसेस जितनी भी ड्रामा एक्ट्रेसेस हों या मूवीज़ की एक्ट्रेसेस हों, उनकी शादियां पहले तो अव्वल तो होती नहीं हैं, अगर हो भी जाएं तो वो सस्टेन नहीं करती। अगर हम देखें भारत में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है, लोगों की शादियाँ ठहर जाती हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज क्यों नहीं है? सर हमारा बिल्कुल डिफरेंट तबका है ख़वातीन का जो हमारे ड्रामों में या हमारी फिल्मों में आते हैं। दूसरी बात है हमारे यहाँ कमाने वाली औरत जो है वो जिससे भी शादी करती है वो एक जोंक बन जाता है और जोंकों के साथ आप कब तक शादी को सस्टेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें अब कोई भी अर्निंग वुमन जो है वो एक मर्द की तरफ नहीं देखेगी कि ये कमा के लाएगा तो मुझे देगा, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। वो जैसे भी कमाती है वो कमा रही है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। सर मर्द के साथ शादी तब चलती है जब वो कफील बन के दिखाए। कफील वो होता है जो किफ़ालत करे, जो कहे कि तू कर बै या जो तू करना चाहिए कर, लेकिन इस घर का खर्चा और तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा। है कोई हो जाए पता नहीं कहते शादी करके तो फिर गाड़ियाँ एक्ट्रेसा कहदियाँ नहीं आइए मिले आइए मैं अपने शौहर से मिलवाती हूँ, शादी तो हमारी 8 साल पहले हुई थी लेकिन हुण मैं मल्टीमीडिया चूंकि आ गई हाँ तो मैं लैन वास्ते तो इनू बाहर कढ़िया ऐसा घुंड चुकिया है खसम का। आपके नज़दीक रेशमा और आशा भोसले में कौन सी बेहतर सिंगर है? आशा भोसले खुदा का वास्ता सर, रेशमा बहुत बड़ी फोक सिंगर है, कमाल की है, मगर क्या आशा भोसले के साथ उनका मुकाबला करना मुनासिब है? आशा भोसले जैसी आवाज़, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी, इतनी किस्म की चीज़ें गाना, सर आज वो 90 साल से ऊपर हैं और यकीन कीजिए अभी भी जब सुर लगाते हैं दिल कांप जाता है सर। ये और बात है कि वो आशा भोसले हों या लता बाई मंगेशकर हो या रेशमा बीबी हो, इन सबको मैंने अदब करते देखा तो सिर्फ एक औरत का, उसका नाम है मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। आप समझिए मेरी बात का? सर जी मेरी नज़र में ये ख़वातीन मामूली ख़वातीन नहीं हैं, ये मेरे परवरदिगार की चुनीदा तख्लीकात हैं। सर ऐसा आवाज़ देना गले में कि उसमें ऐसा लगे कि मेरे परवरदिगार का नूर फूट रहा। सर जी नूर अगर उसका नहीं है तो फिर उसकी तख्लीक नहीं है। अभी बहुत सारे मौलवी साहब मेरे पर डॉक्टर साहब ने गाने वाली को कह नूर फूट रहा है, तो अपने गले भी देखो जो बह के देंदे हो तो सी वाज इंज लगता है शैतान बब 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 कर रहा है। समझ आई मेरी बात की? सर इन ख़वातीन ने पिछले पूरी सदी में राज किया है और अगली पूरी सदी में भी राज करेंगे। सर जी जब तक मेरे परवरदिगार का नूर किसी के चेहरे में ना हो, उसकी आंखों में ना हो, उसकी आवाज़ में ना हो,
कभी उसकी मखलूक पे असर कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो सर अगर इतने सालों से कर रहे हैं और पूरी सदियां गुजर गई हैं तो कोई तो मेरे मौला की रज़ा होगी, खुदा के लिए उस रज़ा को पहचाने और उसको माने। एक बात सर जी। दूसरी बात यह है कि किसी को भी कंपेयर करना किसी बड़े फनकार को दूसरे के साथ बड़ी बेवकूफ़ी है। हर बड़ा फनकार जो इतने अरसे तक बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखता है वो एक तख्लीक का मोजज़ा है। मोजज़ा वो चीज़ होती है जो अकल को आजिज़ करते हैं। जहाँ अकल ही आजिज़ हो जाए वहाँ तकाबला कैसा, वहाँ मुकाबला कैसा, वहाँ कंपैरिजन किस चीज़ का। वो भी मेरे परवरदिगार की बनाई हुई चीज़ है, ये भी मेरे परवरदिगार का मोजज़ा है। तो असल में तो हर तारीफ़ उसी एक ज़ात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिरयानी बड़ी शौक से खाते हैं, तो आपको लाहौर की या कराची की कौन सी बेहतरीन बनी? सर जी मुझे तो सिर्फ डॉक्टर उमर आदिल की बनी हुई बिरयानी पसंद है। मैंने आपके देखे हैं व्लॉग्स, बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। बात यह है कि सर मैं हमेशा ये समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को या वहाँ के लोगों को स्पेशली वो जो मटन की आप वो बनाई बिरयानी बनानी नहीं आती सर। लोग समझते हैं कि दुपट्टे रंगने वाले पीले रंग के चावल रंग दीजिए, उसमें तेज़ मसाला और मिर्चें झोंक दीजिए और एक मुर्गी की बोटी तक बटाटा आलू पा दो कि ये बिरयानी की प्लेट बन गई। भैया बिरयानी एक कमाल चीज़ है सर। जिस तरह इंसान की शख्सियत तहदार होती है, वो रसीली होती है, पहलूदार होती है, मज़ेदार होती है, उसी तरह बिरयानी के अंदर उम्दा चावल, फिर तहें बेहतरीन कोरमे की, और फिर कोरमे के अंदर 10 चीज़ें, और फिर इसी तरह तहों की रेपिटेशन, और आखिर में सबको दम दे के जो चीज़ें बनाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। मगर ज़ाती तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे पंजाबी यखनी पुलाव किसी दिन भी बिरयानी से ज़्यादा पसंद है। उसका जवाब नहीं है। मुझे अपने लिए बनाना हो तो सर मैं बड़े तरद्दुद के साथ यखनी पुलाव बनाता हूँ, और सर जब उसका ढक्कन सिरकाता हूँ तो मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें मोहब्बत, ममता, याद, नॉस्टैल्जिया और जिसके लिए बनाया है उसकी मौजूदगी सब मिलके दिल पे ऐसा असर करते हैं कि वाकई मेरी आंखें भीग जाती हैं। कमाल सर गुफ्तगू आपसे करते हुए 50 मिनट्स गुजर चुके हैं, मगर यकीन माने ऐसा लगा कि जैसा अभी स्टार्ट किया है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था और हूँ, मेरी फैमिली बहुत बड़ी फ़ैन है। आपको सुनते हैं, आप जब आप बोल रहे होते हैं तो दिल करता है आपको सुनते ही रहें। बट ये इंटरव्यू था तो मुझे आपको कभी कभी इंटरप्ट करना पड़ा, एंड थैंक यू सो वेरी मच। मज़ीद ऐसे शोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पॉडकास्ट प्लैनेट विद अहमद फरीद।